हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 44 को। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल के रिगार्डिंग बोर्स ने क्या पोस्टुलेट दिए थे, बोर्स के क्या थ्योरी थे, और बोर्स के द्वारा जो भी उनके थ्योरी में जो फेलियर आया, उनके जो थ्योरी के ड्रॉबैक थे, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे और कुछ एक एग्जांपल को बताएंगे। बोर्स के द्वारा जो एटम्स के रेडियस हैं, बोर्स के द्वारा जो एटम्स के वेलोसिटी हैं, एनर्जी हैं, और जो किसी भी अगर एनर्जी के द्वारा रिगार्डिंग जो वेवलेंथ है, उन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बोर्स मॉडल को स्टार्ट करते हैं। बोर्स मॉडल को स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जो भी एटम के रिगार्डिंग थ्योरी दिए गए थे, एटम्स के मॉडल थे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल्स के ड्रॉबैक, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया था। सॉरी दोस्तों, इन सभी चीज़ों को हमने कवर किया था, तो वो सब आप देखेंगे। और उसके बाद देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले वो सब यही चीज़ आप देखिए जो हमने इसे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया है, ताकि आपको ये भी वीडियो अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए, ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि आपको हम डेरिवेशन के साथ उनके एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी सभी को बताएंगे। अगर सिंपली फार्मूला बताना रहे तो आइए, इस वीडियो को बहुत आसानी से, बहुत सिंपल, कम टाइम में ही हम इसे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको याद करने के ध्यान में रखते हुए हम आपको डेरिवेशन बताएंगे, ताकि आपको वहाँ से याद रह सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, जैसे ही जो आपके रदरफोर्ड थे, जो रदरफोर्ड जो सेकेंड दूसरी बार जो एटॉमिक मॉडल दिए थे 1912 में, 1912 में, उसके जस्ट बाद ही 1913 में बोर्स के द्वारा एटॉमिक मॉडल दिया गया था। जो रदरफोर्ड थे, उनके एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां होने के कारण, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के नहीं बताने के कारण, जो बोर्स ने थे वो अपना थ्योरी दिया था। हालांकि बोर्स के थ्योरी में भी कुछ ड्रॉबैक्स आए थे, वो सभी चीज़ को बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बोर्स के थ्योरी को समझते हैं। नील बोर्स ने सबसे इस थ्योरी को दिया था, और ये थ्योरी प्लैंक क्वांटम रेडिएशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो आपको हमने बताया था कि एनर्जी जो होते हैं वो किसी एटम से निकलते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं या फिर इमिट करते हैं स्मॉल पैकेट्स में। किसमें? एक स्मॉल पैकेट्स में, जिसे क्वांटा कहते हैं। और वो जो क्वांटा, जो एनर्जी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो ये जो बोर्स का मॉडल है, यह प्लैंक क्वांटम थ्योरी के रेडिएशंस पे ही बेस्ड है। तो इस जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थे वो भी आपको हमने समझाया, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने उसे अच्छे से एलेबोरेट किया है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, बोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम्स में, किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्टेन सर्कुलर पाथ, किसी एक खास सर्कुलर पाथ में। जैसे एक आपका इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो कि क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो आपको बताना है, सॉरी, तो इसमें बताया गया था, बोर्स के द्वारा क्या बताया गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं? एक सर्टेन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सर्टेन सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं किसके? न्यूक्लियस के अराउंड। और उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इसका जो सर्कुलर पाथ है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट, ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये अब बोर्स का पहला, इस मॉडल का पहला पॉइंट था कि क्या पॉइंट था? पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं किसी सर्टेन सर्कुलर पाथ पे, उस पाथ को हम ऑर्बिट कहा कहते हैं। और ईच ऑर्बिट, सभी ऑर्बिट के पास, प्रत्येक ऑर्बिट के पास अपना एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रत्येक ऑर्बिट के पास खुद का एक एनर्जी, खास अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे। तो पहले ये बात को समझिए कि ये सब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमते हैं, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट पे, और उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं? हम ऑर्बिट कहते हैं। और जो सभी ऑर्बिट के अपना एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट गेन और लॉसेस एनर्जी। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी खास ऑर्बिट में होगा, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन्स है और ये कुछ खास इस ऑर्बिट में है, ये एक ऑर्बिट है, फिर इससे बड़ा एक ऑर्बिट है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन और हर एक ऑर्बिट, जो हर एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट और ये ऑर्बिट, इनके पास क्या होते हैं?
अपने अपने कुछ खास अमाउंट ऑफ एनर्जी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तो ना ही इस ऑर्बिट में यह इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, ना ही एनर्जी को लॉस करेगा। तो फिर ऐसा गेन और लॉस कब करेगा? ये तभी करेगा जब हम इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे हम लाएं। किसी एक ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट से आप, जैसे इस ऑर्बिट से आप इस पे लाएं, किसी भी ऑर्बिट से, किसी एक ऑर्बिट से, इस ऑर्बिट से मान लीजिए हम इस पे ला रहे हैं, तो किसी भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे ले जाएं, या अंदर से बाहर ले जाएं, या फिर बाहर से अंदर ले जाएं, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह तभी एनर्जी को वो गेन या फिर लॉस करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या किया गया था? कहा गया था कि जो ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड इन विच द एंगुलर मोमेंटम। देखिए ये बोर्स का थ्योरी है, पोस्टुलेट है इसे बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट कहते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट तो आपको इसी में बताया गया था कि हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट के चारों तरफ क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। तो और इसके कारण क्या होता है, न्यूक्लियस से और इस इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, फोर्स लगता है। और कितना होता है फोर्स? वो के मतलब आप पढ़ेंगे Q अपॉन R²। बस उसी तरह ये फोर्स यहाँ पे लगेगा। ये जो आपके न्यूक्लियस है उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो कितने नंबर प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं इसमें, तो Z टाइम्स ऑफ Z इंटू ई लिखते हैं हम। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पड़े होते हैं उसे Z इंटू ई लिखते हैं चार्ज, और उसके नंबर Z इंटू ई इंटू इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है अपॉन KQ। एक Q हो गया Z इंटू ई, दूसरा Q हो गया E इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, अपॉन क्या करेंगे, इसके बीच का डिस्टेंस R है तो R का स्क्वायर, KQ अपॉन R²। ये क्या होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का लगने वाला क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो ये बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट था। इस पोस्टुलेट को कहाँ यूज करना है, कब यूज करना है, ये सभी हम चीज़ को आपको बताएंगे और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे। तो आप इस वीडियो को भी बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, देखिए Z इंटू ई, बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो रहा है Z इंटू ई क्यों कहा जा रहा है। तो देखिए Z क्या है, Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। जितने न्यूक्लियस में Z होते हैं एटॉमिक नंबर, क्या होते हैं, Z होते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं Z। ठीक है, तो इसी Z को यहाँ पे लिखा गया है। जो न्यूक्लियस का जो फोर्स अट्रैक्शन लग रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो न्यूक्लियस में तो आपको क्या क्या प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसी प्रोटॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इसी फोर्स को KZE इंटू ई अपॉन R² से डिनोट किया जाता है। तो चलिए ये फर्स्ट पोस्टुलेट था, आपको कहाँ यूज करना है ये सभी चीज़ को हम बताएंगे आपको। नेक्स्ट समझते हैं। चलिए देखिए, तो हाँ इसमें क्या कहा था, ये बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट है। सेकेंड पोस्टुलेट के नाम से भी इसे जानते हैं हम। और ये क्या कहा था इसमें कि हर एक ऑर्बिट, ओनली दोज ऑर्बिट, वही ऑर्बिट को परमिट किया जाता है, या फिर वही ऑर्बिट को हम किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट होते हैं वही ऑर्बिट को हम लेंगे जिनके एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, MVR। सीधे मोमेंटम क्या होते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग जाते हैं, MVR। तो उसी ऑर्बिट को हम परमिट करते हैं जिनके एंगुलर मोमेंटम MVR ऑफ द इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, होल नंबर मल्टीपल, यानी 1 2 3 इस टाइप के मल्टीपल में किसके, h/2π के मल्टीपल में होते हैं। यानी कहने का मतलब कि वही ऑर्बिट को हम लेंगे जिनके MVR NH/2π इसके मल्टीपल में होंगे। ठीक है, किसके मल्टीपल में होंगे, NH/2π के मल्टीपल में होंगे। जैसे MVR इक्वल टू H/2π इनके इंटीग्रल मल्टीपल में, होल नंबर मल्टीपल में, यानी इंटीग्रल मल्टीपल में, इसको हम अगर n से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, NH/2π, यानी MVR इक्वल टू NH/2π इसके मल्टीपल में वो प्रेजेंट होंगे। तो उन्हीं ऑर्बिट को हम लेंगे। और जहाँ पे H क्या है, H यहाँ पे है प्लैंक कांस्टेंट। ये आपको हमने बताया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी में H क्या होते हैं, प्लैंक कांस्टेंट होते हैं। इनके वैल्यू भी आपको हमने बताया था 6.626 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, उसके यूनिट को भी हमने समझाया था, तो आप वीडियो को, पिछले वाली वीडियो को जरूर देखिए। तो ये क्या है, बोर्ड के सेकंड पोस्टुलेट थे कि सभी एंगुलर मोमेंटम उसी ऑर्बिट को परमिट दिया जाएगा जिनके इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम MVR इंटीग्रल मल्टीपल है NH/2π के, यानी MVR इक्वल है NH/2π के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। द एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इमिट करता है, निकलता है व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। देखिए हमें आपको यही बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स किसी सिंगल अगर एक ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उस ऑर्बिट में वह इलेक्ट्रॉन्स ना ही एनर्जी को इमिट करेगा, ना ही एनर्जी को गेन करेगा, यानी ना ही वो लॉस करेगा, ना ही वो गेन करेगा। सिर्फ वो अपने एनर्जी के
उसके बाद जो एनर्जी रहेगा वही उसमें प्रेजेंट रहेगा और उसी से वो क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द एनर्जी इज इमिटेड, एनर्जी इमिट करता है कब, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाते हैं फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम जंप करवाते हैं हायर टू लोअर, देखिए दो है इस तरह, अगर हायर टू लोअर अगर हम जंप करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या करते हैं, ज़्यादा वाले से कम वाले पे जाते हैं तो क्या करेगा, एनर्जी को अपनी लॉस करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को अपने लॉस करेगा। तो वही कहा जा रहा है कि हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इमिट करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, इमिट करेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लोअर से हायर जाते हैं यानी एनर्जी को हमको देना पड़ेगा या तभी तो हायर एनर्जी पे जाएगा। कम वाले एनर्जी को ज़्यादा एनर्जी देंगे तभी तो वो वहाँ पे जाएगा। तो उस दौरान क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यही इस पॉइंट में बताया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिए इस पॉइंट के बाद जो बोर्ड्स के द्वारा जो थ्योरेटिकल चीज़ बताया गया था, थ्योरेटिकल का न्यूमेरिकल जो आपको यूज करने के लिए जो टर्म बताया गया था, वहाँ से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आपको सभी चीज़ को बताया जाएगा। तो चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। इस पॉइंट के बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी नए चीज़ को, नए रेडियस जो उनके रिगार्डिंग एटम्स के एनर्जी है, एटम्स के वेलोसिटी है, इन सभी चीज़ को समझेंगे। तो चलिए इस पॉइंट को पहले समझते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड, जो जितने भी फ्रीक्वेंसी होते हैं, फ्रीक्वेंसी समझते हैं आप, वेव के जो फ्रीक्वेंसी होते हैं न्यू जिसे डिनोट करते हैं 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी जितने एब्जॉर्ब होते हैं या फिर इमिट होते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन कहने का मतलब E2 से कोई एनर्जी लेवल 2 से एनर्जी लेवल 1 पे जा रहा है या फिर 3 से सीधे 1 पे चला जा रहा है, कहीं से भी जा रहा है, तो वहाँ से जो भी एनर्जी इमिट होते हैं या फिर एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी लेवल, यही एनर्जी लेवल अलग है, डिफरेंट एनर्जी लेवल, और स्टेट इज गिवन बाय, जो फ्रीक्वेंसी जो इमिट होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल से E1 टू E2 से, ये सबको गिवन दिया जाता है, यानी इसको बताया जाता है किसके द्वारा, ये बताया जाता है न्यू इक्वल टू चेंज इन एनर्जी डेल्टा E अपॉन क्या है H, अपॉन क्या है H क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा E इक्वल टू या फिर इसको और अच्छे से हम थोड़ा तोड़ते हैं, डेल्टा E क्या है यहाँ पे E2 माइनस E1 जो एनर्जी लेवल का चेंज है, अपॉन क्या होगा, H होगा। एक और चीज़ यहाँ से समझ सकते हैं कि न्यू इंटू H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E, और न्यू को क्या लिख सकते हैं, देखिए आपको C इक्वल टू क्या बताया था हमने, C इक्वल टू जब भी हमने आपको समझा रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कि लाइट का वेलोसिटी इक्वल होता है न्यू इंटू लेमडा के, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा के। तो यहाँ पे हम न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू की जगह पे C अपॉन लेमडा इंटू H इक्वल टू डेल्टा E। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, ये C अपॉन लेमडा इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, देखिए ये आपको क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, इसका एक इम्पोर्टेंस है। आपको जब हम एनर्जी के जब समझाएंगे उसके बाद इसका इम्पोर्टेंस आपको हम बताएंगे। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी भी एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, किसी भी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जाता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, और कितना वेवलेंथ रेडिएट करता है, कितना वेवलेंथ उसका होता है, ये सब भी हमको एग्जाम में निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो इस जो हम एनर्जी लेवल का डिफरेंस से हम क्या करेंगे, लेमडा को इक्वेट करेंगे, वहाँ से हम लेमडा को निकालेंगे। तो इसी के लिए ये यहाँ पे आपको बताया गया है, और इसका यूज आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट में, जब नेक्स्ट हम आगे बताएंगे आपको, उस समय आपको समझाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि स्पीड में हमारा मेंटेन सही है, आपको स्पीड ये सब समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि और स्पीड हम बढ़ाएं, तो आप जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी है वो रिसाइड्स करते हैं इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इन इज गिवन बाय, जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी होते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी होते हैं किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, वो कितने होते हैं उसे हम कैसे निकालेंगे, इसे हम समझेंगे। तो देखिए इसको समझने से पहले हम आपको एक और पॉइंट बताना चाहते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। जो किसी इलेक्ट्रॉन्स के कोई अगर n ऑर्बिट में है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन, किसी भी के, तो आप उसको किस तरह से निकालिएगा। ठीक है, उसको हम समझेंगे। फिर क्या समझेंगे हम,
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है किसी भी nth ऑर्बिट में वो कितने हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन nth ऑर्बिट, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे। तो इस सभी चीज़ों को समझाने से पहले आपको हम एनर्जी को समझाने से पहले हम रेडियस बताते हैं। पहले आपको रेडियस को समझाएंगे, कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, फिर आपको वेलोसिटी को समझाएंगे, तब आपको एनर्जी पे हम आएंगे। ठीक है, तो चलिए अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया कंसेप्ट है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ बढ़िया चीज़ सीखने के लिए मिल रहा है। देखिए हम कभी नहीं कहते बच्चों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन हम फिर भी आपको आज कहना चाहते हैं क्योंकि कुछ मजबूरी है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और आपको तभी सपोर्ट कीजिए, तभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जब आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलिए रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की रेडियस को समझते हैं। फ्रॉम क्या है, फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर्स के जो फर्स्ट पोस्टुलेट हैं, बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट के अनुसार एम वी स्क्वायर, हम आपको बताए थे कि जो इनर न्यूक्लियस का जो रेडिएशन होता है, फोर्स लगता है इस पे इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है उसको किस तरह से लिखते हैं हम, अभी आपको हमने समझाया था तुरंत थोड़ा देर पहले हमने बताया था आपको। जैसे मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, इसका जो इस पे फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, वो लगेगा के जेड ई इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसका रेडियस आ रहा है तो आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं। तो यहीं पे बोर्स का यही पोस्टुलेट था कि ये जो इक्वल होते हैं, ये जो इसके बीच के जो फोर्स लगते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए, हर एक बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, ये सब चीज़ हमने बताया है, फिर भी आपको बताते हैं कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को उसको सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बेहद ही नेसेसरी है, बेहद ही जरूरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, के जे डी ई अपॉन आर स्क्वायर दे रहा है। तो यहाँ पे बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट्स के अनुसार एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, उसी तरह यहाँ पे लिखा गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन, वो इक्वल है किसके, वी एन कर दीजिए इसको, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर। ठीक है, ये बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट हो गया। अब क्या लिखते हैं, फ्रॉम बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, बोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार जो आपको हमने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के किसी भी ऑर्बिट में वो किसके NH अपॉन 2 पाई के बराबर होने चाहिए। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई के बराबर होने चाहिए। तो ये बोर्स के दो पोस्टुलेट हैं, ये आपको समझ में आया होगा। और इसी दो पोस्टुलेट से हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस दोनों पोस्टुलेट से आप क्या कीजिए, आपकी जो आपका वेलोसिटी है किसी फर्स्ट से आप क्या कीजिए, किसी भी एक जैसे आप सेकेंड इक्वेशन से v का वैल्यू निकालिए। ठीक है, और v के वैल्यू को यहाँ से v का वैल्यू निकालिए, फाइंड v कैसे निकालेगा, वी एन को NH अपॉन 2 पाई और क्या करेंगे एम इंटू आर एन। ठीक है, यहाँ से वी एन का वैल्यू निकाल के फर्स्ट वाली इक्वेशन में डालेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, हम किसका वैल्यू निकाल लेंगे, आर एन का वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो ये था आपका एम वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर, एक से आर एन कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बताइए, ये हो जाएगा एम वी एन स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। तो वी एन का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर एन का स्क्वायर। ठीक है, ये आर एन का स्क्वायर यहाँ से लिख रहे हैं हम, आर एन का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ये एक आर एन से एक आर एन कट जाएगा, समझ रहे होंगे, के से एम कट जाएगा और यहाँ से आर एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर एन का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के
mze², ठीक है। अब आपको एक चीज़ समझना है यहाँ पे, क्या समझना है कि n²h² अपॉन 4π² kme², इस n को बाहर लिखते हैं हम, n² अपॉन नीचे क्या है एक z बचा, z। देखिए किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम्स के, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट के एटम के लिए ये जो क्वांटिटी है h² अपॉन 4π² kme², ये सभी क्या एक कांस्टेंट है, क्या है, ये सभी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। 4π² कांस्टेंट है, के क्या है, के क्या है बताइए, के जो आपका 1/4πε0 होता है, ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है। एम क्या है, एम भी मास है इलेक्ट्रॉन का, ये भी कांस्टेंट है। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड है, चार्ज है उसका, तो क्या है वो भी एक कांस्टेंट है। तो ये सब एक कांस्टेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Rn = k × n² अपॉन z, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये क्या हो गया, रेडियस हो गया किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का nth ऑर्बिट में, ठीक है। किसी भी nth ऑर्बिट में रेडियस हमें पता चल गया, किसी एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस हमें पता चल गया, कितना पता चल गया, k n² अपॉन z। और इसी k के जगह पे, इसी k के जगह पे इस पूरे को जब हम हर का वैल्यू डालते हैं, k का वैल्यू डालते हैं 6.626 × 10⁻⁻24 जूल सेकेंड, इसी तरह 4π² सभी का वैल्यू डालते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बताइए, यहाँ से हमें मिलता है Rn = 0.53 इंटू 10⁻⁻10 n² अपॉन z, हमें ये वैल्यू प्राप्त होता है, ठीक है। ये वैल्यू प्राप्त होता है इंटू मीटर, ठीक है, ये वैल्यू प्राप्त होता है। और इसी को हम 10⁻⁻10 को हम एंगस्ट्रम लिखते हैं, और हमें वैल्यू मिल जाता है किसका, n² अपॉन z एंगस्ट्रम में रेडियस ऑफ एटम का इन nth ऑर्बिट में। तो ये आपको सिंपली बस इसी फार्मूला को हमें बताना था, जो कि हम एक लाइन में भी आपको लिख के बता सकते थे कि हाँ देखिए ये फार्मूला, इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, लेकिन हमने इसे आपको डिराइव करके बताया कि ताकि आपको इजीली सिंपल याद रख सके, ठीक है, आप इसे याद रख सके। तो इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, आप पूरे डेरिवेशन को भी चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, आप इस फार्मूला को नोट कीजिए और इसे याद रखिए, और इसी से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको आपको रेडियस समझ में आ गया होगा कि किस तरह से nth ऑर्बिट के और एटम्स के जो रेडियस है nth ऑर्बिट में हम क्या होगा, वो 0.53 n² अपॉन z एंगस्ट्रम, जहाँ n क्या है, n उसके नंबर और किसी भी ऑर्बिट का निकालना है। मान लीजिए हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, तो n के जगह पे क्या डाल दीजिएगा, 1 डाल दीजिएगा, हाइड्रोजन का n के जगह पे 1 डाल देंगे, और z के जगह पे क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो z के जगह पे 1 डाल देंगे, ऊपर क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, तो रेडियस क्या हो गया, R1 का वैल्यू कितना गया, 0.53 एंगस्ट्रम। ये हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे वेलोसिटी। अब हम रेडियस निकाल चुके हैं, अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी को निकालेंगे। तो देखिए आपको Vn का वैल्यू क्या आया था, वहाँ पे Vn का वैल्यू क्या आया था बताइए, Vn का वैल्यू क्या आया था, Vn का वैल्यू आया था NH/2πmRn, ठीक है, क्या आया था, NH/2πmRn। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए, आप Rn का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या कीजिए, Rn का वैल्यू पुट कर दीजिए। Rn का वैल्यू कितना आया है, इस वाले को पुट नहीं कीजिए, इस वाले को पुट कीजिए, ठीक है, इस वाले को पुट कीजिए। तो Rn का वैल्यू आप पुट कीजिएगा, ठीक है, तो पुट कीजिएगा, यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 n² h² हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ना यहाँ से पुट कर रहे हैं, n² h², कन्फ्यूज नहीं होइए, ठीक है, n² h² अपॉन ऊपर में क्या लिखेंगे हम बताइए, 4π² ke² zm, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इस m से इस m को काट देंगे हम, Vn = क्या हो जाएगा, Vn = हो जाएगा NH है और नीचे क्या है, n² है, NH, ठीक है, NH समझ रहे होंगे क्या लिखना चाह रहे हैं, NH है अपॉन क्या है, तो इसे हम लिखेंगे 4π² k NH/2πm NH/2πmRn। एक सेकेंड दोस्तों, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ है, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। देखिए फाइन Vn का निकालना है आपको NH/2πmRn, ठीक है, NH/2πmRn। अच्छा एक काम करते हैं, इस पूरे को इरेज करते हैं, ठीक है, इस पूरे को इरेज करते हैं और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसे, हम थोड़ा सा गलत कर दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है, आपको वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी को क्या कीजिएगा, आपको पता है ऊपर वाले इक्वेशन से, क्या इक्वेशन से पता है कि mv² अपॉन
आर एन इक्वल टू क्या था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर, एक आर एन से आर एन कट चुका था, यहाँ क्या पता चलता हमें, एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, आर एन। देखिए वहाँ से भी निकलता लेकिन वहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है हमें, लेकिन इसके कारण हम उसको मिटा दिए हैं। आपको यहाँ से देखिए, आप सिंपली आपको बताया कि दो इक्वेशन पता है हमें, एक का वैल्यू पता चल गया तो दूसरे में डाल देंगे तो यहाँ पे आर एन का वैल्यू तो निकल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा हमें लेंदी हो जाता है, इसी कारण हम इस पॉइंट से निकालना कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एम बी स्क्वायर इक्वल के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वी स्क्वायर टू आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा एम, और आर एन का वैल्यू अब पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, अब पुट कर देते हैं आर एन का वैल्यू, तो आर एन का वैल्यू एच स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू क्या होगा ऊपर में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर जेड इंटू एम, एक एम से एम कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, देखिए सभी आपस में स्क्वायरिंग हो जाएंगे, ई टू द पावर 4 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आपको भी स्क्वायर बताया, जब आप इसको दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा तो भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच एन, ठीक है, यहाँ से आप समझते हैं भी इक्वल टू क्या हो गया, के ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन एच जेड अपॉन एन, और ये क्या है, ये एक कांस्टेंट है, क्या है, ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। आप इसको के कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट सभी एक कांस्टेंट है। अब इसी कांस्टेंट के जगह पे हम क्या डालेंगे, इस कांस्टेंट जगह पे हम जब भी इसका जो पूरा वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है 2.165 इंटू 10⁻⁶ जेड अपॉन एन, क्या मीटर पर सेकेंड में, किस में मिलता है, मीटर पर सेकेंड में, यूनिट को याद रखिए 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड में। अगर वहीं पे देखिए यहाँ 165 या फिर 18 भी लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग 18 भी लिखते हैं, तो 18 यहाँ पे लिख देते हैं हम, इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड में, ये दो इसका वैल्यू मिलता है हमें, दो क्या मिलता है वैल्यू, यही है, यूनिट अलग अलग है, ठीक है। तो 2.1 इसको भी चलिए ठीक कर देते हैं, क्या है कन्फ्यूज होइएगा आप, देखिए 2.185 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड में, 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या निकल गया आपको, वेलोसिटी निकल गया, क्या निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से हम इसके वेलोसिटी को निकालेंगे, तो आपको इलेक्ट्रॉन्स के रेडियस समझ गए, वेलोसिटी निकालना समझ गए। अब हम अपने जो आपके फर्स्ट पॉइंट था, हमारा क्या पॉइंट था, इलेक्ट्रॉन्स के हम पार्टिकुलर एनर्जी लेवल को हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकुलर एनर्जी लेवल को हम निकालेंगे। तो चलिए ये पॉइंट बढ़िया है, एनर्जी लेवल से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, मार्कर काम नहीं कर रहा है, हाँ देखिए एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, टोटल एनर्जी से क्या होंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, आप वी एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होते हैं, हमेशा निगेटिव होते हैं, क्या होते हैं, के क्यू अपॉन आर होते हैं, बस वहीं पे यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, के जेड ई इंटू ई अपॉन क्या लिखेंगे, आर एन, ठीक है। और आपके बोर्ड्स के जो पोस्टुलेट थे, एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू क्या थे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर, बस उस फॉर्मूले से यहाँ पे इसको हम पुट करेंगे, जैसे एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर, तो एक आर एन से आर एन कट जाता था, तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन जो थे वही इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, और इसे आप माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है। ये आपका वैल्यू पता चल गया, क्या पता चल गया, ये वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट में आपको पता चल गया एनर्जी इक्वल टू क्या निकल गया, एनर्जी इक्वल टू क्या निकल गया बताइए, एनर्जी इक्वल टू निकल गया हमें हाफ ऑफ -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन। अब यहाँ पे करेंगे पुट द वैल्यू, अब उतना पुट करके आपको टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एम, अब सॉरी एम कह रहे हैं, आर एन, पुट द वैल्यू ऑफ आर एन, आर एन का वैल्यू पुट कीजिए, कहाँ से पुट कीजिएगा बताइए, यहाँ से पुट कर दीजिएगा इस आर एन का वैल्यू को, और यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपको एनर्जी कितना आ जाएगा बताइए, एनर्जी को जैसे ही पुट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में करेंगे, यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है,
तो इसको जब आप कांस्टेंट का वैल्यू डालिएगा तो आपका आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये एक यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका बहुत सारे यूनिट है, लेकिन आपको ये जो यूनिट है यही यूनिट आपका क्या है, वीवीआई यूनिट है। और आपको एक दो यूनिट और आपको हम बता देते हैं यहाँ पे, उसको भी आप याद रख सकते हैं। इसे ई इक्वल टू आ जाता है -21.8 इंटू 10⁻12 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो सभी में रहेंगे अर्ग पर एटम। ठीक है, और इस अर्ग को जूल में भी बदल सकते हैं किस तरह कि 1 जूल इक्वल टू क्या होता है 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 10⁻7 अर्ग। तो इस 10⁻7 अर्ग को आप जूल में, इस अर्ग को आप जूल में बदल लीजिए, 1/10⁻7 से क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये जूल पर एटम में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप करते रहिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी ऑफ किसी भी एटम की एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी आपको यूनिट में क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर इसी यूनिट पे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही, तो ज़्यादा आप निश्चिंत रहिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। चलिए सभी चीज़ को हमने समझ चुका है। अब आपको एक जो रिलेशन आपको हमने जो सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था, इस पॉइंट को एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई। डेल्टा ई कहने का मतलब E2 माइनस E1, डेल्टा ई कहने का मतलब E2 माइनस E1। तो देखिए एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, एस सी अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या है, डेल्टा ई। और डेल्टा ई क्या है, E2 माइनस E1 है। क्या है, E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी डिफरेंस, E2 माइनस E1। तो चलिए एक और चीज़ को समझते हैं कि E2 माइनस E1 जो है वो क्या है, एनर्जी क्या है। एनर्जी का यही है, मान लीजिए इसको En मानते हैं, En, तो जहाँ जहाँ n है उनके जगह पे 1 डालेंगे तो E2 माइनस E1। तो चलिए ये En का एनर्जी लेवल है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे E2 माइनस E1 की जगह पे माइनस टाइम्स क्या करेंगे हम 2 पाई स्क्वायर e⁴ m जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस तो सभी में से कॉमन आएगा, ये इतना क्वांटिटी तो E2 में भी रहेगा E1 में भी रहेगा। ठीक है, इसे लिख देते हैं चलिए आपके लिए। ठीक है, इतना हो गया अपॉन एच स्क्वायर। ये क्या हो गया, जेड का वैल्यू आप इसको हम बाहर ही निकालिए, तो ये क्या हो गया 1/n2 का स्क्वायर। इसी तरह क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर e⁴ m जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर। तो ठीक है, तो ये क्वांटिटी यहाँ से माइनस के साथ कॉमन लेंगे, 2 पाई स्क्वायर e⁴ m जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 1/n2 स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो 1/n2 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, और इसके जब इसको माइनस को गायब करेंगे तो 2 पाई स्क्वायर e⁴ m जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये माइनस के साथ गायब कर देंगे 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पता चल गया इक्वल टू किसके बराबर है, एस सी अपॉन लेमडा के बराबर है। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्या निकालना है, लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो एस सी अपॉन लेमडा का वैल्यू किसके बराबर पता चल गया, एस सी अपॉन लेमडा का वैल्यू 2 पाई स्क्वायर e⁴ m जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और यहाँ क्या था 1 क्या था बताइए n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये सब समझने के लिए आपको बता रहे हैं, आपको लास्ट में जो पॉइंट देंगे आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, और वहाँ से 1/लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर e⁴ m जेड स्क्वायर के स्क्वायर इंटू सी इंटू एच क्यू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और इस पूरे कांस्टेंट की जगह पे हम क्या डालते हैं, एक RH डालते हैं, RH इसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1/n2 स्क्वायर। ठीक, तो ये जो पॉइंट आपको बताया गया, ये जो पॉइंट दिया गया है, आप इस पॉइंट को क्या कीजिए, सिंपली याद कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, इस पॉइंट को आप सिंपली याद कर लीजिए। ठीक है, 1/लेमडा इक्वल टू RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स n1 ऑर्बिट से n2 ऑर्बिट पे जा रहा है। ठीक है, n1 से n2 पे जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उनके वेवलेंथ में कितना चेंजिंग, उनका वेवलेंथ क्या हो रहा है, उनका वेवलेंथ जो वहाँ से निकल रहा है, जो एनर्जी निकल रहा है उसका वेवलेंथ क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है। ठीक है, वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलेगा तो उस वेव का तो वेवलेंथ होगा ही, तो 1/लेमडा क्या है, यानी उसका वेवलेंथ क्या है। ठीक है, तो इस जो रेडबर्ग कांस्टेंट है, जो रेडबर्ग कांस्टेंट RH, ठीक है, RH जो है आपके रेडबर्ग कांस्टेंट, RH इक्वल टू, RH का वैल्यू होता है, RH का क्या वैल्यू होता है, RH इक्वल टू होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। यही होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों है, क्योंकि देखिए RH का वैल्यू अगर इसे भी अगर कांस्टेंट मानते हैं
1/λ इक्वल टू RH, इसको कांस्टेंट मानते हैं तो कांस्टेंट का कोई वैल्यू होता नहीं है, कोई यूनिट नहीं होता है, तो RH का वैल्यू यूनिट क्या हो गया 1/λ, लेमडा क्या है डिस्टेंस है तो 1/मीटर, तो क्या हो गया RH इक्वल टू मीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट था मीटर इनवर्स। अब याद रखिए इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट्स के यूनिट क्या होते हैं। चलिए इससे समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो ये था, आपको ये भी एक पॉइंट था जो कि आपको समझना है। चलिए जाहिर समझ में आया होगा, तो नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट अपने स्लाइड में नेक्स्ट चीज़ को क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, फेल्यूर्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स के द्वारा जो एटॉमिक मॉडल दिए गए थे वो क्यों फेल्यूर हुए, उनका फेल्यूर होने का कारण क्या था, ये सभी चीज़ इसमें बताया गया है। तो पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि बोर्स ने जो अपने मॉडल दिया था उसमें उन्होंने जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाते थे उसके जो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहने का मतलब उन्होंने जीमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को नहीं बताया था। तो आप समझेंगे कि जीमेन इफेक्ट क्या है, स्टार इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो देखिए जीमेन इफेक्ट क्या होता था, जीमेन इफेक्ट होता था कि जैसे ही कोई अगर जैसे ही स्पेक्ट्रल लाइन पास कर रहा है, स्पेक्ट्रल लाइन पास करता है किसके प्रेजेंस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या हो जाता है यहाँ से जाते ही क्या होता है ब्रेक कर जाता था, क्या होता था ब्रेक कर जाता था। और इसी प्रोसेस को स्पेक्ट्रल लाइन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाते थे ये क्या होता था ब्रेक कर जाता था, और इसी प्रोसेस को हम क्या करते थे जीमेन इफेक्ट। ठीक है, जीमेन इफेक्ट। और जब भी इसी तरह सिमिलरली जैसे ही हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डालें, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में डाल दिया, और इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में डाले, तो यहाँ से भी क्या हो गया, जो स्पेक्ट्रल लाइन थे क्या कर रहे थे वो स्प्रेड कर रहे थे, टूट जा रहे थे। ठीक है, तो इसे हम कहते थे स्टार की इफेक्ट। तो जब भी बोर्ड से पूछा गया कि ऐसा फिनोमेना, ऐसा इफेक्ट क्यों हो रहा है, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो इसके कारण उनके बोर्ड्स के उनके जो मॉडल थे उनको ये इसका लिमिटेशन उनके मॉडल में ये डाला गया कि ये उनके मॉडल का लिमिटेशन ये था कि उन्होंने जीमेन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, he could not explain the line of spectra of atom containing more than one electron and multi electrons atom। ठीक है, देखिए जो बोर्स थे उनके जो एटम हैं उनके ये जो आपको जितने हम रेडियस वेलोसिटी और एनर्जी सिखाए हैं वो सब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ही वैलिड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ कहने का मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर है 1 एटॉमिक नंबर, तो उसके कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसके पास कितना है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम के पास क्या है, हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें क्या होंगे 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देखिए किसी भी न्यूट्रल एटम पे आपको हम आगे बताएंगे कि किसी भी न्यूट्रल एटम के जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले चैप्टर में सब चीज़ को समझाएंगे कि किसी भी एटम के एलिमेंट के अगर न्यूट्रल एलिमेंट हो तो उनके जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो हीलियम अभी क्या है कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो क्या है वो एक न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, अगर तो एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स हुए। और लेकिन इस हीलियम के लिए ये जो आपका रेडियस था, हमने जो आपको बताया है रेडियस को, वेलोसिटी और जो एनर्जी, वो सभी चीज़ हीलियम के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन वहीं अगर हीलियम से हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा He+ हो जाएगा। ठीक है, अब हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये क्या हो गया हीलियम प्लस के लिए वैल्यू हो जाएगा। इसी तरह लिथियम 2+ के लिए वैलिड हो जाएगा। उसी तरह क्यों लिथियम 2+ के लिए वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 है, तो उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते लिथियम 2+ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह आगे जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने होते हैं 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अगर उसके 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाल दें, ठीक है, तो क्या हो गया सोडियम इन्हें 10+ के लिए वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो बोर्स के जो मॉडल थे उनके पास लिमिटेशन था कि वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज़ के लिए ही वैलिड है। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स स्पीसीज़ के लिए ही वैलिड होते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। देखिए एटम जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होता है। एटम देखिए एटम एक सर्किल नहीं होता है, एटम एक स्फीयर होता है। क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एटम्स के अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई मूव कर रहा है तो वो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है, सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब उन्होंने ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जो था, ऑर्बिटल का जितने भी ऑर्बिटल थे SPDF ये सब ऑर्बिटल था, उन सभी चीज़ों का कंसेप्ट नहीं बताया था उन्होंने ये सब चीज़ के बारे में नहीं कहा था। उन्हें सीधे सिंपली कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी उनका लिमिटेशन था कि एग्जिस्टेंस ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में उन्होंने नहीं बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि बोर्स थ्योरी फेल ड्यू टू डुअल नेचर ऑफ मैटर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ क्या माना था, एक पार्टिकल माना था, पार्टिकल
लेकिन जो जैसे ही डी ब्रोगली ने अपने थ्योरी को दिया था, डी ब्रोगली वेव थ्योरी, तो उसमें उन्होंने किसी भी जो भी चीज़ वेव प्रोड्यूस करते हैं तो उन्होंने उसको वेव नेचर भी और इलेक्ट्रॉन्स को वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर दोनों ही मानते हुए उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये भी उनका लिमिटेशन था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होते हैं, जैसे पोजीशन और मोमेंटम क्या होते हैं, h/4π के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये सब चीज़ आपको हम बाद में बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये सब भी उनका समझिए आप, इसको ड्रॉबैक्स कहा जाता है, ये सब ड्रॉबैक्स था। इस सभी चीज़ को यहीं पे बता देंगे तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो इस सब चीज़ को बाद में बताएंगे। तो ये सब उनका क्या था, लिमिटेशन था, ये सब 4 उनके लिमिटेशन थे, इसको आप याद करके रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, नेक्स्ट पॉइंट ये आपको कुछ एनर्जी दिए हुए हैं, किसके एनर्जी लेवल दिए हुए हैं, हाइड्रोजन एटम के डिफरेंट एनर्जी लेवल, और इसका क्या है मतलब, इसको आपको हम समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे क्यों दिया हुआ है। ये सब आपको रटना नहीं है, ये तो आप खुद से निकाल सकते हैं, जो आपको हमने जो फार्मूला बताया था EN = -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, उस फार्मूले से आप ये निकाल सकते हैं। यहाँ जूल एटम में दे रहा है तो आप जूल एटम में भी हमने आपको फार्मूला बता दिया था, उससे आप एनर्जी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कहने का मतलब यही था, ये जो आपको बताया जा रहा है, ये जो डाटा दिया जा रहा है, इस डाटा से कुछ चीज़ को समझाया जा रहा है। तो चलिए समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द लार्जेस्ट ऑब्जर्प्शन ऑफ एनर्जी विल बी ट्रांजिशन N1 to N2। देखिए जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन्स को अगर N1 से N2 पे भेजते हैं, N1 से N2 पे भेजते हैं, या फिर N1 से N3 पे, कहीं से भी N3 से N4 पे, कहीं से भी किसी पे और पे भेजते हैं, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है एब्जॉर्ब होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, वो सिर्फ N1 से N2 पे भेजने में ही होता है। तो देखिए ये आपके MCQ में पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ एब्जॉर्ब होता है, और एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि लोअर से हायर पे जा रहे हैं, तो एनर्जी तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को देना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इससे कारण क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है एनर्जी। तो क्यों कब होता है, सबसे आपको मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा एनर्जी, लार्जेस्ट एनर्जी एब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ भेजने पर होता है। तो आपको दिया होगा 1 से 2, 1 से 2, 2 से 3, 5 से 8, कुछ भी अनाप शनाप देगा, तो आप क्या कीजिएगा 1 से 2 टिपिएगा, क्या कीजिएगा 1 से 2 ऑप्शन को डालिएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 से 2 हो जाएगा। तो ये लार्जेस्ट एनर्जी ऑब्जर्प्शन ये होता है। कैसे होता है देख सकते हैं आप, कि देखिए हम आपको 1 से 2 बता देंगे, उसी तरह आप सब में करके देखिएगा, सब में आपको कम ही दिखेगा। 1 से 2 कहने का मतलब एनर्जी E2 - E1 करना पड़ेगा, जहाँ से जहाँ जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है तो 2 - 1, E2 का एनर्जी कितना दे रहा है बताइए, -5.42 × 10⁻⁻19, और उसको माइनस करेंगे किससे, E1 से, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21.79 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसे आप घटाइएगा, तो 21 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा 19 नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो 15 पॉइंट समथिंग × 10⁻⁻19 ये तो रहेगा ही। तो देखिए ये 15 पॉइंट समथिंग जो रहा है, ये सबसे ज़्यादा होगा, ये आप किसी को घटा के देख लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा होगा, इसी पॉइंट को इसमें कहा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है, कि जो ट्रांजिशन है, क्या है, जो ट्रांजिशन है N∞ to N1 का जो ट्रांजिशन है, इज ऑल्दो मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम है, बट इन दिस ट्रांजिशन एनर्जी विल बी रिलीज। अब आपको पूछा जाए कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, तो आप डालिएगा N1 से N2 में, कहाँ से N1 से N2 में, लेकिन वहीं पे अगर आपको N1 से N2 ही डालिएगा। ठीक है, और अगर वहीं आपको सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कहाँ होता है, निकलता कहाँ है, जब आप हायर से लोअर में जाइएगा तभी तो एनर्जी निकलेगा। तो जब आप इन्फिनिटी से 1 पे जाइएगा तो उसी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, निकलेगा बाहर। ठीक है, तो ये आपके MCQ में पूछे जा सकते थे, ये इंपॉर्टेंट VVI पॉइंट्स है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, तो ये मेरा यही कहना है आप लोगों को, कि हमारे आप अगर लेक्चर से पढ़ाई कर रहे हैं, ये वीडियो थोड़ा बड़ा होने जा रहा था, हम आपको बोल ही रहे थे कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, और हमारे वीडियो लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप एग्जाम में अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छे से पास हो जाते हैं, तो हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके द्वारा और भी बच्चों को हम बता सकें। ठीक है, कि हमारे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड बोर्स ऑर्बिटल एनर्जी टू दैट बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिटल एनर्जी। आपको बताना है कि E1 से फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पर जाने वाला एनर्जी, और इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट पर जाने वाला एनर्जी का रेशियो क्या होगा। तो चलिए रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, डेल्टा E1 से 2 पे निकालते हैं। ठीक है, डेल्टा E1 से 2 पे निकालते हैं, तो RH कर लेते हैं, जो आपके कांस्टेंट थे, ये जो आपको हमने बताया था, ये जो लास्ट पॉइंट आपको जो फार्मूला आपको जो हमने घेरा था, इससे पहले वाला क्या बताया था हमने, ये जो RH था। ठीक है, देखिए ये जो थे आपके डेल्टा E,
यही ना डेल्टा ई के बराबर है, जो ए सी अपॉन लेमडा है। डेल्टा ई एन जो है, डेल्टा ई एन कहाँ चला गया, सॉरी मिल नहीं रहा है, यही ए सी अपॉन लेमडा है ना, डेल्टा ई एन के बराबर होता है। डेल्टा ई एन इक्वल टू ए सी अपॉन लेमडा, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, डेल्टा ई एन इक्वल टू ए सी अपॉन लेमडा, डेल्टा ई एन इक्वल टू ए सी अपॉन लेमडा। तो यही डेल्टा ई इससे इक्वल है, डेल्टा ई किसके बराबर है, आर एच के बराबर है, रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, तो आर एच के जगह पे यहाँ क्या लिखते हैं हम, ई एच लिखते हैं। क्यों ई एच लिखेंगे, क्योंकि डेल्टा ई इक्वल टू होता है ए सी अपॉन लेमडा, और जब ए सी भी नीचे चला जाता था तब वहाँ पे हम आर एच लिखते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ई एच को लिखते हैं, उतना कांस्टेंट को यहाँ पे नहीं लिखते हैं। नहीं तो आप सीधे समझते हैं -13.6 1 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, उस तरह से करके निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए, तो आर एच इक्वल टू हो गया ई एच इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर, यानी 1 अपॉन 2 स्क्वायर, ठीक है, -2 1 से 2 में जा रहा है, तो 1 अपॉन N1 स्क्वायर, एक सेकेंड, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, जहाँ से जहाँ पे जा रहा हो। तो N1 क्या है, पहले वाला 1, वो माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 4 में से बन गया 3/4 ई एच, डेल्टा ई 1 से 2 पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेल्टा ई कहाँ से कहाँ जाना है बताइए, 2 से 3 पे जाना है, ई एच 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 क्या है, कहाँ, जहाँ से हम जहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, याद रखिए ये गलत सवाल नहीं डाल दीजिए, 2 को जब 3 डाल दीजिएगा तो आंसर गलत हो जाएगा। देखिए 2 से 3 पे जा रहे हैं, 1/4 माइनस 1/3 यानी 9, ई एच 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा बताइए, 5/4 9 36। अब वो क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, यानी डेल्टा ई 1,2 से डेल्टा ई 2,3। डेल्टा ई 1,2 कितना आ रहा है, 3 ई एच अपॉन 4, और ये कितना आ रहा है 5 ई एच अपॉन 30, ठीक है। ये से ये तो कट गया, ये क्या हो जाएगा 3/4, ऊपर क्या आ जाएगा 30/5। तो ये कितना हो गया बताइए, 30/5 हो गया, 30 नहीं होगा, सॉरी 4 9 36 होता है ना, 36 होता है, हम गलती कर दिए यहाँ पे, 36, ठीक है। तो इसे आप काटिए, कितना जाएगा, 4 9 36 कर जाएगा, ऊपर कितना होगा 9 से 27/5, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, यानी 27/5 रेशियो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है 5/27, अगर आप रेशियो गलत लेते हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा, जो कि गलत ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, मेरा कंठ भी दुखाने लगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।